क्या आप भी उन होम बायर्स में से हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को देख के ना कह देते हैं? क्या आप भी उन होम बायर्स में से हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे ही बिलीव रखते हैं? क्या आप भी उन होम बायर्स में से हैं जिसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉल प्रोजेक्ट में पैसा फंसा हुआ है? तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही बनी है। हेलो, माय नेम इज विजय कुमार और रियल एस्टेट विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बेसिकली उन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प करने वाला है जो लोग एंड यूज के लिए कोई मकान या कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी स्टॉल प्रोजेक्ट को देख के वो ये बिलीव रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहता है। वो लोग हमेशा से ही रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को देख के हमेशा उनको कोई ना कोई एक फियर रहता है कि शायद ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में बने नहीं, कहीं ना कहीं ये रुक ना जाए। दिल्ली एनसीआर के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गुड़गांव में ले लीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि रुके प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी ना किसी कारण से रुके हुए हैं, या वो फाइनेंशियल क्रंच हो या और कोई मैटर हो। अब इन स्टॉल प्रोजेक्ट्स का होगा क्या? ये प्रोजेक्ट्स किस तरीके से कंप्लीट होंगे? कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है या फिर ला चुकी है जिससे जो होम बायर्स जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था उनका फ्लैट जो है वो टाइम से डिलीवर हो पाएगा, वो प्रोजेक्ट्स पूरे कंप्लीट बन पाएंगे। तो ऐसा ही टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है स्वामी फंड। तो स्वामी फंड के बारे में मैं आपको आज पूरी डिटेल से नॉलेज दूंगा कि ये स्वामी फंड होता क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, इस स्वामी फंड को कौन मैनेज करता है, इस स्वामी फंड का जो स्पॉन्सर है वो कौन होता है, और किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होके जो बायर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे और इस पूरे वीडियो में आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जिनको ये फंडिंग मिला है, आप आंख बंद करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं स्वामी फंड के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वामी फंड कहते किसको हैं, स्वामी फंड की फुल फॉर्म क्या होती है। स्वामी फंड की फुल फॉर्म होती है SWAMIH, यानी कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मीडियम इनकम हाउसिंग। यानी कि ये एक स्पेशल विंडो है अफोर्डेबल और मीडियम इनकम हाउसिंग के लिए, ताकि वो प्रोजेक्ट्स इस फंडिंग के जरिए अपने जो रुके हुए जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कर पाए। स्वामी फंड को लास्ट माइल फंडिंग फॉर स्टॉल प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि स्वामी फंड को इंडिया के अंदर लॉन्च कब किया गया था। स्वामी फंड को लॉन्च किया गया था नवंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और मुंबई के अंदर रिवाली पार्क एक प्रोजेक्ट है, एक स्टॉल प्रोजेक्ट है जिसको सबसे पहले स्वामी फंड मिला, और आज की डेट में रिवाली पार्क पूरा बन चुका है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये स्वामी फंड को स्पॉन्सर कौन करता है, यानी कि इस स्वामी फंड के पीछे हाथ किसका है। तो स्वामी फंड को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट एक स्पॉन्सर का रोल प्ले करती है। स्वामी फंड या फिर लास्ट माइल फाइनेंसिंग कैटेगरी 2 AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक डेब्ट फंड है, जो कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसके अंदर गवर्नमेंट का भी अपना एक पार्ट होता है। अब हम जानते हैं कि इस स्वामी फंड को मैनेज कौन करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होता है। आपको हम बता दें कि SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड स्वामी फंड को मैनेज करता है। जितना भी ये फंड इन्फ्यूज़ किया जाता है उसको SBI के द्वारा मॉनिटर किया जाता है कि फंड जो है वो किस तरीके से एलोकेट किया जा रहा है। दूसरा, SBI कैप ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए स्वामी फंड में इन्फ्यूज़ किए हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग को दिया गया है। इसके अलावा भी करीबन 25,000 करोड़ रुपए स्वामी फंड में इन्फ्यूज करने के लिए कुछ और भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि फंडिंग और बढ़ पाए।
जिसके अंदर ग्लोबल पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, डोमेस्टिक पेंशन, बैंक एंड एनबीएफसी और कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं, जो कि अपना फंड भी इस स्वामी फंड में इन्फ्यूज करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। तो स्वामी फंड का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉलिंग अंडर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरी। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको ये एक तरह से प्रायोरिटी डेब्ट फाइनेंसिंग देता है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट्स अपने जो कंप्लीशन है उसको पूरा कर पाएं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आते हैं। अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फ्लैट्स हैं उनका जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं जो 2000 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया से ज़्यादा के फ्लैट कैरी करते हों। अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग को प्राइस के द्वारा भी कैटेगराइज किया गया है, यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में प्रॉपर्टीज़ 2 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग कैटेगरी में शामिल करेंगे। दूसरा, नेशनल कैपिटल रीजन चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या अहमदाबाद के अंदर 1.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा, रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि बाकी एरियाज के अंदर लगभग 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स 90% ऑफ द स्टॉल प्रोजेक्ट्स आर अंडर द अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग सेगमेंट, यानी कि 90% जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटीज होती हैं इन प्रोजेक्ट्स की जिसकी वजह से इनको ये फंड मिलता है। तो सबसे पहला जो कारण है कि इन प्रोजेक्ट्स को ये फंड मिले वो है कि प्रोजेक्ट को रेरा से अप्रूव्ड होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट जिसका रेरा नहीं है उनको ये डेब्ट फाइनेंसिंग नहीं हो सकती है। दूसरा, मस्ट फॉल अंडर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम प्रोजेक्ट कैटेगरी, जो कि मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तीसरा, प्रोजेक्ट शुड बी नेट वर्थ पॉजिटिव। अब ये नेट वर्थ पॉजिटिव टर्म है क्या? इसको हम लोग जानते हैं, द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स प्लस द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज इज ग्रेटर देन द कंप्लीशन कॉस्ट एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एट द प्रोजेक्ट लेवल। यानी कि जो भी फ्लैट्स बिके हुए हैं वो प्लस जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का पैसा है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जितना खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लग रहा है और जितनी भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग नेट वर्थ पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स कहते हैं। चौथा, प्रोजेक्ट शुड बी क्लोज टू पोजीशन, यानी कि उन प्रोजेक्ट्स को ही ये फंड मिलता है जो पोजीशन जिनका होने वाला होता है, मतलब जो लगभग 70 से 80% बन चुके हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही ये फंड मिलता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस पूरी फंडिंग के अंदर क्या चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर कवर की जाएंगी और क्या चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर कवर नहीं की जाती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कवर्ड, यानी कि जितना भी प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन लेवल पे जितना काम बचा हुआ है उस पूरे कंस्ट्रक्शन को वो कवर किया जाएगा उस फंडिंग द्वारा। इसके बाद, एनी एडिशनल चार्ज नॉट इंक्लूड, यानी कि कुछ ऐसे चार्जेस हैं वो इस पूरी फंडिंग के अंदर कवर नहीं किए जाते, जैसे सोशल इम्यूनिटीज़, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई ऐसी इम्यूनिटीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है वो इसके अंदर कवर नहीं की जाएंगी। आउटसाइड पार्किंग, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई ऐसे पार्किंग एरिया है वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। ब्रोकरेज ऑफ एजेंट्स, यानी कि जो भी वहाँ पर सेल्स टीम है उनका कोई भी कमीशन का पार्ट, कोई भी ब्रोकरेज इस पूरे फंडिंग के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। चौथा है डिपॉजिट, यानी कि कोई भी ऐसे एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं वो इस पूरे फंडिंग के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे। पांचवा, रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी ऐसा कोई स्कीम हो जो कि रजिस्ट्री भी कवर करती हो वो स्कीम जो है इस फंडिंग के अंदर कवर नहीं की जाएगी। ऐसे ही स्टाम्प ड्यूटी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस फंडिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जितना भी फंड एलोकेट किया गया है ये डेवलपर द्वारा सही से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको मॉनिटर कौन करता है।
तो आपको हम लोग बता दें कि इस फंड को सही तरीके से मॉनिटर करने के लिए SBI कैप वेंचर लिमिटेड, जो कि यहाँ एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल प्ले करता है, डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर इंश्योर करता है कि फंड का जो भी एंड यूज़ है वो सिर्फ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है, और इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए रेरा के जो भी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल कंट्रोल गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। जो होम बायर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जितनी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो कलेक्ट करके अपने बैंकर को देनी है। बैंक अपने लेवल पे सारी चीज़ें वेरीफाई करता है और आपको 100% श्योरिटी देता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। इसके अलावा जो ऑलरेडी होम बायर्स हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी सारी डिटेल कलेक्ट करके अपने बैंकर को दे सकते हैं, और जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स हैं बैंक से वेरीफाई करने के बाद उसको आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट्स जिनको ये फंडिंग मिला है, सबसे बड़ा बेनिफिट एंड यूज़र को ही होता है, जो एक तरफ अपनी, दूसरी तरफ जो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको पे कर रहा होता है। तो ये फंडिंग उनको बहुत हेल्प करती है, और जो भी डेवलपर होता है उसको भी काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो स्वामी फंड है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट है ओसिस ग्रैंड स्टैंड, जहाँ पे ये स्वामी फंड इस प्रोजेक्ट को मिला हुआ है। लगभग 90% तक ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है, और ये प्रोजेक्ट जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल एडजेसेंट है, और इस स्वामी फंड का एक परफेक्ट एग्जांपल मैं इसको बोल सकता हूँ। तो ऐसी ही कुछ और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको इन वीडियो से हेल्प मिले, और आने वाले टाइम में वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएँ। और इसी तरीके से और भी मैं अपनी नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। रियल एस्टेट विज्ञान को पसंद करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।